नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंट का घटना चक्र, जो कि हमारा पूर्वावलोकन है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ये हमारा पहला चैप्टर है उसका, पर्यावरण एवं सतत विकास। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण से अभिप्राय है। पहला क्वेश्चन है पर्यावरण से अभिप्राय है, तो इसका आंसर है डी। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। तो देख लेते हैं तीनों ऑप्शंस। भूमि, कवच जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। ऑप्शन बी है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं। ऑप्शन सी है भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है। अर्थात ये तीनों ऑप्शन सही हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संगठक आपस में अंतःक्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण किससे बनता है? तो इसका ऑप्शन डी सही है। जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से और अजैव घटकों से बनता है हमारा पर्यावरण। डिस्क्रिप्शन देखेंगे। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक और अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। इसमें जैविक, अजैविक व भू आकृतिक घटक शामिल होते हैं, अतः विकल्प डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। परिचालन पर्यावरण इसका वर्गीकरण का अंश नहीं है। भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविकीय पर्यावरण, इन तीनों में पर्यावरण को विभाजित किया जा सकता है। डिस्क्रिप्शन देखेंगे। सामान्यतः पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविकीय पर्यावरण में वर्गीकृत किया जा सकता है। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत भू आकृतिक जलाशय, जलवायु, मृदा, चट्टानें, खनिज आदि आते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत मानव निर्मित गतिविधियां तथा आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक स्थितियां शामिल होती हैं। जबकि जैविकीय पर्यावरण के अंतर्गत वनस्पति, जंतु, मानव रहित तथा सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा धारणीय विकास एवं सतत विकास। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन को तथा दूसरे कारण को कहा गया है। तो कथन कारण है ये, सतत विकास मानव समाज के लिए कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। एक कथन दे रखा है, कारण दे रखा है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। तो देख लेते हैं। इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा, अर्थात कथन और कारण दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी करता है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रॉडलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, के अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत विकास भविष्य से तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव, भौतिक और सामाजिक परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या संग्रहित की जा सकें। इस प्रकार प्रसंगत कथन और कारण दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, उनके क्रम के अनुसार लगाना है, कौन सी पहले कौन सी बाद में घटित हुई। तो इसका ऑप्शन बी सही है। पहले फोर्थ आएगा, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था पहले। उसके बाद आपका आया था ब्रॉडलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था। उसके बाद आपकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन हुआ था। उसके बाद रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। तो ये इनके ये वर्ष दे रखे हैं। द लिटिल टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में हुआ था, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में, और ब्रॉडलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ था? अप्रैल 1987 में, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन हुआ था सितंबर 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष
1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था, तो ऑप्शन बी सही है, आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, ब्रॉडलैंड रिपोर्ट, जिसे आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है, WCED वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 1987 में जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में सतत विकास की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धारणीय विकास जिसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, तो ऑप्शन ये सही होगा, प्राकृतिक संसाधन। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए आवश्यक है, तो उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन सही होगा, जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण और निर्धनता को घटाना, तीनों चीज़ें आवश्यक हैं। देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निषेध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना भी आवश्यक है। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह भूमंडलीय दृष्टिकोण बन चुका है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है प्रकृति में कार्बन चक्र व जल। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो ये 4 दे रखे हैं, ऑप्शन इसका सी सही होगा हमारा, अर्थात इसमें पूछा है उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं। कौन सी क्रियाएं हैं जो पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा, 2, 3 और 4। देख लेते हैं। श्वसन है, जैव पदार्थों का अवक्षय है और ज्वालामुखी क्रियाएं। डिस्क्रिप्शन देखेंगे। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी क्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ना कि विमोचित करते हैं अथवा जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये सही हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, तो ऑप्शन बी सही होगा, प्रकाश संश्लेषण है जो वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है बल्कि ऑक्सीजन को रिलीज करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, तो ये ऑप्शन सी सही होगा, जल चक्र में। ठीक है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है, जल चक्र में, क्योंकि डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का बाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है, क्योंकि जब जलवाष्प बनती है तभी वर्षा वगैरह सब कुछ होता है, तो वो उसी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो ये वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। ठीक है, वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा तथा बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से ही बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि, ऑप्शन सी सही होगा, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलरोम नष्ट हो जाते हैं। जब हम उसे एक जगह से दूसरी जगह प्रतिस्थापित करते हैं तो क्या होता है, उसकी जो जड़ें होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। पौधे के अधिकांश मूलरोम प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कई प्रतिरोपित पौधों में वृद्धि नहीं होती। खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करने पर यदि शीघ्र ही अधिक जल से खेतों में सिंचाई नहीं होती है तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इससे जड़ के मूलरोम द्वारा जल अवशोषण कठिन हो जाता है, इससे पौधे मुरझा जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वायुमंडल। वायुमंडल के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे उनको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। डिस्क्रिप्शन, पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु एक क्या है, मिश्रण है।
क्योंकि इसमें विभिन्न गैसें कैसी होती हैं, मिली रहती हैं। मिश्रण ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क वायु में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो ऑप्शन डी सही होगा, 78% होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम इत्यादि गैसें उपस्थित रहती हैं। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है और कितनी होती है, 78.08% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी नहीं पाई जाती है? रेडॉन। ठीक है, रेडॉन गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, तो नाइट्रोजन का पहले ही देख चुके हैं। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो कौन सी है? नाइट्रोजन है, पहले देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? तो वो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। पेड़ पौधे प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाली एवं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अगर वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? तो कौन सा कार्य नहीं है? वायु का प्रदूषण। पेड़ पौधे वायु को स्वच्छ करते हैं, ना कि प्रदूषित करते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण नहीं करते हैं, अपितु वायु प्रदूषण की रोकथाम में सहायक होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पर्यावरण सुरक्षा। इससे रिलेटेड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। उपयुक्त सभी देख लेते हैं। पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, तो ये पर्यावरण अपकर्ष के अभिप्राय हैं तीनों। देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। प्राकृतिक आवास का विनाश, जैसे विविधता की हानि तथा प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपक्षय का विचार संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। ठीक है, अपक्षय क्या है? एक प्राकृतिक क्रिया है जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अपक्षय चट्टानों को की टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटित तथा वियोजित द्वारा ढीली पड़कर एवं विदीर्ण होकर अपने स्थान पर ही विखर कर रह जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो किसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? गरीबी कम करना। और बाकी है किसका? धारणीय विकास, वातानुकूलन और कागज के थैलों का प्रयोग, ये तीनों पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित हैं। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। धारणीय विकास एवं कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरण सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। वातानुकूलन का पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंध है, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धारणीय विकास, कागज के थैले का प्रयोग एवं वातानुकूलन का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है धारणीय विकास। तो इससे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं उन्हें देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दो कथन दे रखे हैं। धारणीय विकास लक्ष्य पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया था। धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन हमारा बी सही है। केवल ये दो सही है हमारा कि धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में रियो +20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी तत्वावधान में धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए हैं, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? तो आप ये अपडेट कर लेंगे इस बार का जो होगा। सतत विकास लक्ष्य 2017 का पूछा है, तो वो आप करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये आप देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? 2019-20 का है, तो ये देख लेते हैं। तो कौन सा राज्य नहीं है? इसका ऑप्शन ये सही है,
कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है, लेकिन गुजरात राज्य नहीं है। कौन सी सूची में शामिल नहीं है? तो ये धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 की शीर्ष 5 राज्यों की सूची में कौन सा गुजरात नहीं है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल स्कोर 70 प्रथम स्थान पर है, हिमाचल प्रदेश द्वितीय स्थान पर, आंध्र प्रदेश तृतीय स्थान पर है। इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो कौन सा है हमारा प्रथम स्थान पर? केरल। अभी हम ऊपर देख चुके हैं। 30 दिसंबर 2019 को नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019-20 जारी किया गया था। तो इसमें क्या है? इस सूचकांक को सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय इसे जारी करता है? सूचकांक को सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जारी करता है। ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट एवं संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से तैयार किया था, ठीक है। समग्र SDG इंडिया इंडेक्स में शामिल अग्रणी राज्यों में केरल 70 अंक मतलब प्रथम स्थान पर रहा है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश और उसके बाद आंध्र प्रदेश रहा है। फिर तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा और सिक्किम राज्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीय कृषि का अर्थ है। तो धारणीय कृषि का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी सही होगा। भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। धारणीय विकास या धारणीय कृषि या कुछ भी धारणीय उसके आगे लग जाता है, मतलब उसका जो उद्देश्य है वो कैसा होना चाहिए? उसकी गुणवत्ता को प्रभावित ना करें, ठीक है। धारणीय कृषि का अर्थ है पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो समिट जो हुई थी उसके बारे में देखेंगे हम। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला हमारा क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरियो में संपन्न सम्मेलन था। तो ये ऑप्शन ए सही है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, ठीक है। कौन सा सम्मेलन था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। ऑप्शन ए सही होगा। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में वर्ष 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो सही कथन बताना है। कौन से सही होंगे? ऑप्शन ए सही है, केवल एक कथन हमारा सही है। यह जैव विविधता पर अविषमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अविषमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई थी। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा, जैव विविधता पर अविषमय, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अविषमय, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अविषमय इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एजेंडा 21। इससे रिलेटेड हमारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है हमारा, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। दूसरा कथन है हमारा, 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो कौन से दोनों सही हैं या कौन से सही हैं बताना है। तो ऑप्शन ए सही होगा, केवल हमारा कथन ए सही होगा। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये रियो में किया गया था, जैसे कि हम ऊपर देख चुके हैं। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं विकास की दिशा में यह महत्वपूर्ण प्रयास था। अगला जो टॉपिक है हमारा रियो +20 सम्मेलन के बारे में है, ठीक है। तो इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आमतौर पर समाचारों में आने वाले रियो +20 सम्मेलन क्या है? तो ऑप्शन ए सही होगा। यह धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन होता है। तो इसमें डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। रियो +20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में संपन्न हुआ था। यह सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ तथा वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था? तो इसका ऑप्शन सही होगा 1997 में। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वर्ष 1992 में विश्व भर के नेता ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए थे। ठीक 5 वर्ष बाद 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जो रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। यह बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो क्या था? ए ऑप्शन सही होगा, द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। रियो 20 सम्मेलन का आयोजन प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो 1992 के 20 वर्ष पूरे होने के पश्चात किया गया था। वर्ष 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित रियो 20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर वी वांट था। इस मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता इत्यादि पहलुओं पर विचार किया गया। अगला क्वेश्चन है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जैसे कि हम ऊपर देख चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी PAGI जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है, आविर्भूत हुई। तो ये इसका ऑप्शन बी सही होगा। रियो डी जेनेरियो में 2012 में धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में ये जो बताया गया है, ये अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की जो एक क्रियाविधि है वो कब हुई थी, स्टार्ट कब हुई थी? रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन रियो 20 का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में किया गया था। इसी सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से कार्रवाई का आह्वान किया गया। इसी आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र की एक प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी का सृजन किया गया था। अगला जो हमारा टॉपिक है, विभिन्न संगठन और संस्थान, इनके बारे में देख लेते हैं। इससे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, इसे नीरी बोलते हैं, अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है? ये नागपुर में अवस्थित है। देख लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है और नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन करता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो ये नागपुर में देख चुके हैं हम, लेकिन 1958 में इसे स्थापित किया गया था। डिस्क्रिप्शन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना वर्ष 1958 में नागपुर में की गई थी। वर्तमान में इसके निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार हैं। 2017 में ये राकेश कुमार थे, अभी आप इसको अपडेट कर लेंगे। NEA से आशय है, तो ऑप्शन बी सही है, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। NEA का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। डिस्क्रिप्शन देख लेंगे। NEA का तात्पर्य राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण से है, यद्यपि इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण है। NEAA का गठन वन व पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसे कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए जिनमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है स्थापित किया गया था। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया था, ताकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया या उद्योगों संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई की जा सके। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। तो ये ये जेनेवा में अवस्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। डिस्क्रिप्शन देखेंगे। विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की दिशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, UNEP का मुख्यालय अवस्थित है। तो ये नैरोबी में अवस्थित है। डिस्क्रिप्शन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसे ही बोलते हैं UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में अवस्थित है। कौन से देश में?
केन्या में। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देख चुके हैं हम, कहाँ है? नैरोबी में। EPA का पूर्ण रूप है तो क्या है? सी ऑप्शन सही है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक संघीय एजेंसी है, ठीक है। ये एजेंसी कैसी है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है। अगला हमारा क्वेश्चन है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है तो ये एम्स्टर्डम में अवस्थित है। डिस्क्रिप्शन, ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र UNEA 4 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन डी सही होगा, नैरोबी केन्या में आयोजित किया गया है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। समग्र विषय पर्यावरणीय चुनौतियों और सतत उपभोग और उत्पादन के लिए आविर्भाव समाधान के तहत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र 11 से 15 मार्च 2019 के मध्य केन्या के नैरोबी में आयोजित किया गया। UNEA 4 का अध्यक्ष एस्टोनिया था। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम। तो इसमें कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था तो कब पारित हुआ था? ऑप्शन बी सही है, 1986 में पारित हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। भारत में बस 1986 में पारित हुआ था, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन सेम है, ठीक है, तो वो हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष में पारित हुआ था? और इससे अगला क्वेश्चन हमारा वो भी सेम है तो वो भी हम नहीं देखेंगे। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये छाता विधान नाम से जाना जाता है, ठीक है, छाता विधान नाम से जाना जाता है। देख लेते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है? तो किसके अधीन किया गया है? ऑप्शन सी सही होगा हमारा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत किया गया है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। ध्यातव्य है कि 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया है। इसके अनुसार परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों, आनुवांशिक निर्मित जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात निर्यात और भंडारण नियम 1989 में आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति शब्द रखे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? इसका ऑप्शन हमारा डी सही है। चारों ये जो सभी हैं वो सभी क्या हैं? हमारे पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित हैं। कौन से? वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति, ये सभी हमारे पर्यावरण संतुलन से संबंधित हैं। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से प्रत्यक्षता संबंध वन नीति और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का है, जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में भी पर्यावरण दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था तो ये 2010 में। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अधीन की गई थी। इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, NGT का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हम देख चुके हैं, ये ऑप्शन सही है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगला क्वेश्चन है, भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संबंध में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन सी सही होगा, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल ना होना, ठीक है, तो ये नहीं है, दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है ये। देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। स्वच्छ विकास युक्त UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत एनेक्सर फर्स्ट के विकसित देश गैर एनेक्सर फर्स्ट देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजना कार्यान्वित कर
कार्बन डेटिंग प्राप्त कर सकते हैं, कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट का उपयोग विकसित देश अपनी राष्ट्रीय उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं में हुई कमी को पूरा करने में कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए नेशनल एडॉप्टेशन फंड की स्थापना की गई है। तो ये आप याद रखेंगे, नेशनल एडॉप्टेशन फंड, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो ये भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के लिए इसकी स्थापना की गई थी। वेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होने का जलवायु परिवर्तन से दुष्प्रभाव का सामना करने से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप अनियमित हुआ था या हुए थे? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए सही होगा हमारा, केवल एक, स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। ठीक है, ये सही है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार, जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है, के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। तो ये अनुच्छेद 21 हमारा संविधान का है और उसमें क्या है, जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार दे रखा है, तो उसी के अंतर्गत ये आता है, आपको स्वच्छ पर्यावरण मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भिन्न है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, केवल 2। एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीवी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। तो जो सीपीसीवी है वो हमारा झरनों और कुओं की सफाई, प्रोत्साहन और वायु गुणवत्ता में सुधार लाता है। बाकी एनजीटी का क्या है, पर्यावरण न्याय उपलब्ध कराता है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी एवं तीव्र निपटान के लिए की गई थी। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा टॉपिक है पर्यावरण परीक्षा उपयोगी तथ्य। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए वाक्यांश हैं 2 और उनमें से पहला कथन है हमारा, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, और दूसरा कारण है हमारा, जल प्रिय पौधों आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। जल प्रिय पौधे, जिनको जल प्रिय होता है वो आर्द्र जलवायु मतलब नम जलवायु में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा कथन और कारण दोनों सही होंगे। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रहे जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हो रहा है। जल प्रिय पौधे का जलवायु की आर्द्रता कम होने पर क्षरण होने लगता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, और ये क्वेश्चन 2021 पीसीएस में भी पूछा गया है। ठीक है, इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2021 के प्री में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। तो ये इको मार्क, ठीक है, इको मार्क आरंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली के लेखक हैं। तो ये पुस्तक याद रखेंगे आप, साइलेंट स्प्रिंग, इसके लेखक कौन है, रेचल कार्सन। साइलेंट स्प्रिंग पर्यावरण विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक है जिसकी लेखिका अमेरिकी जीव विज्ञानी, और ये भी याद रखेंगे कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं, एवं संरक्षणविद रेचल कार्सन हैं। यह पुस्तक सितंबर 1962 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक हैं तो किसके लिए, उपयुक्त सभी के लिए। देख लेते हैं, संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, सभी के लिए ये हानिकारक है। अगला इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अति नगरीकरण और औद्योगिकीकरण संतुलित विकास पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी
तथा जैव विविधता के संरक्षण इन तीनों के लिए हानिकारक है। अगला क्वेश्चन है, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक है। इस पुस्तक का लेखक कौन है, देख लेते हैं। ऑप्शन डी सही है, WM एडम्स। देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है, WM एडम्स। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है तो कौन है, ऑप्शन ए सही है, मसानोबु फुकुओका। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है, मसानोबु फुकुओका। इसका डिस्क्रिप्शन इतना ही दे रखा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया, तो ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद अगला है, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई, निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण नहीं था, तो ऑप्शन सी है, राजनीति एवं विकास। ये महत्वपूर्ण नहीं था। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से की गई चर्चा में प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, जनसामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास आदि मुख्य विषय थे, लेकिन राजनीति एवं विकास चर्चा का विषय नहीं था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पलाची माडा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, ये कहाँ स्थित है, तो ये ऑप्शन सी हमारा केरल में स्थित है। पलाची माडा दक्षिण भारतीय राज्य केरल के पलक्कड़ जिले में अवस्थित एक छोटा सा गांव है जो कि चर्चा में था। ग्रीन वाश इंगित करता है, तो ये ऑप्शन डी सही होगा, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ठीक है, देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। ग्रीन वाश उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या किसी उत्पाद या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ की है, तो ये प्रारंभ की है पंजाब द्वारा। डिस्क्रिप्शन, पंजाब के मार्कफेड और इजराइल के सयाग के बीच 21 अप्रैल 2001 को हुए एक समझौते के तहत पंजाब में ग्रीन हाउस कृषि के माध्यम से सब्जियां उगाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेस्क 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। वह स्कोर क्या है, तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर बी। आंसर बी में क्या है, इसमें दे रखा है हमारा, यह विभिन्न देशों के पर्यावरणीय रूप के धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन है हमारा, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेस्क 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। इसमें विभिन्न देशों के पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार के अनुसार अंक दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है, तो ये ऑप्शन सी सही होगा, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। उल्लेखनीय है कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। पर्यावरण पर यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसे आप याद ही कर लेंगे, बल्कि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसका डिस्क्रिप्शन ध्यातव्य है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2020 के विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय जैव विविधता। वर्ष 2020 के विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का मेजबान देश कौन था, तो ये कोलंबिया, जर्मनी की साझेदारी में हुआ था। कोलंबिया इसका मेजबान देश था। तो ये था हमारा पर्यावरण का, जो हमारा इन्वायरमेंट का घटना चक्र पूर्वावलोकन का पहला चैप्टर। इसी तरह से हम सभी चैप्टर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और ये आपके लिए, आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं घटना चक्र का एक अपना अलग ही रोल है। घटना चक्र के सभी क्वेश्चंस पढ़ लेने के बाद जो क्वेश्चंस आए हुए होते हैं और उनके आसपास की जो जानकारी होती है वही महत्वपूर्ण होती है, वही आपके एग्जामों में पूछी जाती है।
चीज़ें वही रहती हैं, बस उनके आसपास से या उनमें थोड़ा सा डीप पूछा जाता है। तो आप इसको घटना चक्र को अवश्य कर लें। वैसे तो आपको इसके लिए बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि सभी घटना चक्र खरीदेंगे तो आपके बहुत सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। ये आपको फ्री में उपलब्ध हो रहा है और आप इसको चलते फिरते किसी भी तरह से देख सकते हैं। आपके पास कभी बुक ना भी हो तो आप इसको फ़ोन से कभी भी देख सकते हैं। आप जहाँ हों उसी टाइम देख सकते हैं। तो आप इन सब वीडियोज़ को देखते रहिएगा। ये हमारी सीरीज़ स्टार्ट हो रही है और आपको एक के बाद एक वीडियोस मिलती रहेंगी। सभी सब्जेक्ट्स के घटना चक्र आपको हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली जो वीडियोस हों उनके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।